हाय, ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। नमस्कार, ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। अब हमारा हिंदी कार्यक्रम आरंभ होता है। आज के इस कार्यक्रम में समाचारों के बाद चीनी कहानी कार्यक्रम के तहत उपन्यास खोखला पहाड़ और पश्चिम के तीर्थ यात्रा प्रस्तुत किए जाएंगे। अब सुनिए आज के मुख्य समाचार। इस्लामाबाद में हुए भीषण विस्फोट पर चीनी विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया। मार्सिले में सीएमजी स्प्रिंग फेस्टिवल गाला प्रिल्यूड का फ्रांस का कार्यक्रम आयोजित। मिलान कॉर्टिना शीतकालीन ओलंपिक में सु यिमिंग ने चीनी प्रतिनिधिमंडल का पहला पदक जीता। अब आप दिव्या पांडे से सुनिए आज के पूरे समाचार। चीनी विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने रविवार को पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में हुए भीषण विस्फोट की घटना पर पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया। एक पत्रकार के पूछे गए सवाल के जवाब में स्थानीय समयानुसार शुक्रवार की दोपहर पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में एक भीषण विस्फोट हुआ जिसमें बड़ी संख्या में लोग हताहत हुए हैं। इस पर चीन की क्या प्रतिक्रिया है? प्रवक्ता ने कहा कि चीनी पक्ष पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में हुए भीषण विस्फोट में बड़ी संख्या में लोगों के मारे जाने से गहरे आघात में है। हम मृतकों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं और घायलों व मृतकों के परिवारजनों को सांत्वना देते हैं। प्रवक्ता ने यह भी कहा कि चीनी पक्ष इस हमले की घटना की कड़ी निंदा करता है, हर प्रकार के आतंकवाद का विरोध करता है और पाकिस्तानी सरकार की राष्ट्रीय सुरक्षा व स्थिरता बनाए रखने तथा लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रयासों का दृढ़ता से समर्थन करता है। स्थानीय समयानुसार 6 फरवरी को चाइना मीडिया ग्रुप और मार्सिले में स्थित चीनी वाणिज्य दूतावास द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित स्प्रिंग फेस्टिवल गाला प्रिल्यूड का फ्रांसीसी सत्र कार्यक्रम दक्षिणी फ्रांस के शहर मार्सिले में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में दोनों देशों के विभिन्न जगतों के लगभग 1000 लोगों ने भाग लिया। सीएमजी महानिदेशक शन हाइजोंग और फ्रांस में चीनी राजदूत तंग ली ने क्रमशः वीडियो भाषण दिए। अपने भाषण में शन हाइजोंग ने कहा कि दर्शकों की संख्या के लिहाज से विश्व के सबसे बड़े वार्षिक सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में सीएमजी स्प्रिंग फेस्टिवल गाला लगातार 43 वर्षों से आयोजित किया जा रहा है, जो एक नववर्ष की पूर्व संध्या का आध्यात्मिक रात्रि भोज बन गया है। इसके साथ ही ये दुनिया भर के दर्शकों के लिए चीन की उत्कृष्ट पारंपरिक संस्कृति और नए युग में चीन को समझने का एक अवसर प्रदान करता है। फ्रांस में चीनी राजदूत तंग ली ने अपने वीडियो भाषण में कहा कि वर्ष 2026 से 15वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हो रही है। चीन का आधुनिकीकरण तेजी से प्रगति कर रहा है। चीन बाहरी दुनिया के लिए अधिक खुलेपन की नीति अपना रहा है। इससे फ्रांस सहित दुनिया भर के देशों के लिए महत्वपूर्ण अवसर पैदा होते हैं और चीन फ्रांस सहयोग को मजबूती मिलती है। स्थानीय समयानुसार 6 फरवरी की शाम को चाइना मीडिया ग्रुप के अश्व वर्ष स्प्रिंग फेस्टिवल गाला का प्रचार वीडियो ब्रिटेन के लंदन में आयोजित आइस ब्रेकर्स वसंत उत्सव रात्रि भोज और संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में आयोजित हैप्पी चाइनीज न्यू ईयर भव्य समारोह में प्रदर्शित हुआ। इस वीडियो ने पूर्वी और पश्चिमी दोनों मंचों पर चीनी नववर्ष के उत्सवपूर्ण माहौल और चीनी संस्कृति के समकालीन आकर्षण को प्रदर्शित किया। लंदन में ब्रिटेन के 48 ग्रुप, ब्रिटेन चीन वाणिज्य निगम और ब्रिटेन चीन व्यापार संघ द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित 2026 आइस ब्रेकर्स वसंत उत्सव रात्रि भोज में चीनी और ब्रिटिश समाज के विभिन्न क्षेत्रों से 500 से अधिक लोग शामिल हुए। चीनी उप प्रधानमंत्री हे लिफंग ने समारोह में बधाई संदेश भेजा, जिसे ब्रिटेन में चीनी राजदूत चेंग जेकुआंग ने पढ़ा और संबोधित किया। संदेश में इस बात पर जोर दिया गया कि चीन और ब्रिटेन को बर्फ तोड़ने वाली भावना को बढ़ावा देना जारी रखना चाहिए। व्यापार और निवेश, हरित परिवर्तन, वित्तीय सेवाओं और तकनीकी नवाचार जैसे क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करना चाहिए और चीन ब्रिटेन सहयोग की महान क्षमता को महान उपलब्धियों में बदलना चाहिए, जिससे चीन ब्रिटेन संबंधों के स्थिर और दीर्घकालिक विकास को बढ़ावा देने में नए और बड़े योगदान दिए जा सकें। स्थानीय समयानुसार 6 फरवरी को चाइना मीडिया ग्रुप के स्प्रिंग फेस्टिवल गाला प्रिल्यूड का अफ्रीकी संघ सत्र कार्यक्रम इथियोपिया की राजधानी अदीस अबाबा में स्थित अफ्रीकी संघ के मुख्यालय में आयोजित किया गया। इसका आयोजन सीएमजी, एयू आयोग और एयू में चीनी मिशन द्वारा संयुक्त रूप से किया गया, जिसमें एयू आयोग अध्यक्ष के प्रवक्ता नूर मोहम्मद शेख, अफ्रीकी संघ में विभिन्न अफ्रीकी देशों के राजदूत, अफ्रीकी संघ मुख्यालय के कर्मचारी, स्थानीय सांस्कृतिक संस्थानों के प्रतिनिधि, मुख्यधारा की मीडिया, चीनी वित्त पोषित उद्यमों और कन्फ्यूशियस संस्थान के छात्र सहित लगभग 400 अतिथियों ने भाग लिया। अफ्रीकी संघ आयोग के अध्यक्ष मोहम्मद अली यूसुफ ने इस अवसर पर बधाई संदेश भेजा। सीएमजी महानिदेशक शन हाइजोंग ने वीडियो भाषण दिया। यूसुफ ने अपने बधाई संदेश में कहा कि सीएमजी स्प्रिंग फेस्टिवल गाला जैसे महत्वपूर्ण मंचों के माध्यम से दुनिया भर के चीनी लोग संस्कृति की गहन विरासत, जीवंतता और गर्मजोशी भरी भावनाओं का प्रत्यक्ष रूप से अनुभव कर सकते हैं। सांस्कृतिक स्तर पर इस आपसी समझ ने चीन और अफ्रीका के बीच आपसी समझ को प्रभावी ढंग से बढ़ाया है, मित्रता के बंधन को मजबूत किया है, चीनी और अफ्रीकी लोगों को एक दूसरे के करीब लाया है। 2026 चीन अफ्रीका मानवीय आदान प्रदान वर्ष और चीनी पारंपरिक नववर्ष के अवसर पर यूसुफ ने अफ्रीकी संघ की ओर से चीनी जनता को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई दी। 12 साल बाद एक बार फिर पेचिंग द्वारा 2027 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी की जाएगी। विश्व एथलेटिक्स के अध्यक्ष लॉर्ड सेबेस्टियन कोई ने हाल ही में मिलान कॉर्टिना शीतकालीन ओलंपिक के दौरान चीनी मीडिया से बातचीत में कहा कि वह पेचिंग में एक हाउसफुल विश्व चैंपियनशिप की उम्मीद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हर बार जब वे चीन में कोई आयोजन करते हैं, चाहे वह पिछले साल नानचिंग इंडोर विश्व चैंपियनशिप हो या क्वांगचो विश्व एथलेटिक्स रिले, चीन हमेशा इसे बेहद सफलतापूर्वक आयोजित करता है। विश्व एथलेटिक्स में चीन की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। रविवार को मिलान कॉर्टिना शीतकालीन ओलंपिक के स्नोबोर्डिंग पुरुषों की बिग एयर फाइनल में चीनी खिलाड़ी सु यिमिंग ने
कांस्य पदक जीता। यह चीनी खेल प्रतिनिधिमंडल द्वारा इस शीतकालीन ओलंपिक में प्राप्त पहला पदक है। स्नोबोर्डिंग पुरुष बिग एयर फाइनल में कुल 12 खिलाड़ियों ने भाग लिया। सु यिमिंग 9वें स्थान पर प्रदर्शन करने उतरे। स्वर्ण पदक अमेरिका के कोलमैन वेयरडिंग को और रजत पदक कनाडा के मार्क मैकमॉरिस को मिला। चीनी शंचो 21 मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन के अंतरिक्ष यात्री दल का अंतरिक्ष मिशन 3 महीने से अधिक समय से चल रहा है। अंतरिक्ष स्टेशन पर वैज्ञानिक प्रयोगों, प्लेटफॉर्म की देखभाल, उपकरणों के रखरखाव और स्वास्थ्य प्रबंधन सहित सभी कार्य सुचारू रूप से चल रहे हैं। अंतरिक्ष चिकित्सा के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयोगों में अस्थि चयापचय का अंतःक्रियात्मक विनियमन और अंतरिक्ष एकीकृत ओमिक्स जैसे शोधों पर ध्यान केंद्रित करते हुए अंतरिक्ष यात्रियों ने रक्त के नमूनों का संग्रह और प्रसंस्करण पूरा कर लिया है। संबंधित नमूनों का उपयोग लंबी उड़ानों के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों की हड्डियों, तंत्रिकाओं और मस्तिष्क रक्त वाहिकाओं की शारीरिक प्रणालियों में होने वाले परिवर्तनों और अनुकूलन तंत्रों का अध्ययन करने के लिए किया जाएगा। हाल ही में शीतसांग स्वायत्त प्रदेश के वानिकी और घास के मैदान ब्यूरो से पता चला कि 14वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान शीतसांग ने 20.23 लाख हेक्टेयर बिगड़े हुए घास के मैदान को बहाल किया, जिससे घास के मैदान का क्षेत्रफल 8,66,000 हेक्टेयर पर स्थिर हो गया और घास के मैदान का कुल वनस्पति आवरण 50% तक बढ़ गया। बताया जाता है कि 14वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान शीतसांग ने प्राकृतिक बहाली को प्राथमिकता देने और कृत्रिम बहाली को पूरक बनाने के सिद्धांत का निरंतर पालन किया और क्षीण चारागाह की पारिस्थितिक बहाली परियोजनाओं को सक्रिय रूप से लागू किया। छिंघाई जैसे प्रांतों के उन्नत अनुभवों से सीखते हुए बिना जुताई के पुनः बीज बोना, बाड़ लगाना, जहरीले खरपतवारों पर नियंत्रण, कृत्रिम घास लगाना, घास के मैदान में सुधार और हवाई बीज बोने जैसे उपाय किए, जिसके परिणाम स्वरूप घास के मैदान की पारिस्थितिकी धीरे धीरे बहाल हुई। 7 फरवरी को तुर्की के इस्तांबुल में तीसरा चीन तुर्की आर्थिक एवं व्यापार मंच आयोजित किया गया। इस अवसर पर दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने आर्थिक एवं व्यापारिक विकास की संभावनाओं पर चर्चा की और सहयोग के नए अवसरों की खोज की। चीन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संवर्धन परिषद के अध्यक्ष रेन होनपिंग ने चीनी उद्यमियों के एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हुए मंच पर भाषण दिया। उन्होंने कहा कि प्राचीन रेशम मार्ग ने चीन और तुर्की को घनिष्ठ रूप से जोड़ा है और दोनों देशों के बीच सहयोग की मजबूत नींव और अपार संभावनाएं हैं। तुर्की के व्यापार मंत्री ओमर बोलाट ने अपने भाषण में तुर्की चीन आर्थिक एवं व्यापारिक संबंधों के फलदायी परिणामों की पूरी तरह से पुष्टि की। उन्होंने कहा कि चीन तुर्की का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार है और दोनों पक्षों के बीच आपूर्ति श्रृंखलाओं में सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। तुर्की चीन के साथ पर्यटन सहयोग को और आगे बढ़ाने की अपार उम्मीद रखता है। यह चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। आप सुन रहे हैं अपनी दोस्त और होस्ट लीला भट्ट के साथ चीनी कहानी कार्यक्रम। यह चाइना रेडियो इंटरनेशनल है और आप सुन रहे हैं अपनी दोस्त और होस्ट लीला भट्ट को। चीनी कहानी कार्यक्रम में आप सभी का बेहद स्वागत है। दोस्तों, चीनी कहानी कार्यक्रम के अंतर्गत हम सुन रहे हैं उपन्यासकार आलाई की रचना खोखला पहाड़, जो कि तिब्बत के पहाड़ी इलाके में बसे एक गांव की कहानी है। तो दोस्तों, इस कहानी के पिछले अंक में हमने सुना था कि सांगदन और गेला के घर आने की खुशी में एनबो का परिवार उसे खाने पर निमंत्रण देने जाता है। इसी के साथ गांव में यह अफवाह फैल जाती है कि सांगदन किसी बड़े परिवार से ताल्लुक रखती है और साथ ही यह भी कि उसके कमर पर लटकी थैली को देखने की वजह से ही लोगों में आंखों से जुड़ी परेशानियां पैदा हो रही हैं। लोगों का मानना है कि सांगदन के जेवरों पर किसी का शाप है। इस बात के लिए वे लोग जामकन गोनबो की सलाह का इंतजार करते हैं। तो दोस्तों, कहानी में आगे क्या होता है, आइए जानने के लिए सुनते हैं कहानी का शेष भाग। जामकन गोनबो ने एक बार फिर खुद को लामा की हैसियत में रखते हुए जवाब दिया, हमारा यह नया समाज सामंतवाद विरोधी है, इसलिए मैं अब इन सामंती अंधविश्वासों पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। एनबो ने भी उनके सुर में सुर मिलाते हुए कहा, हमारे गांव के लोग बहुत परेशान हैं, क्यों ना हम लोग यह समझने में उनकी मदद करें कि क्या हो रहा है। ओह, तो तुम यह नहीं देख पा रहे हो कि आसमान से धूल गिर रही है? गजब की बात है, यह दुनिया कैसी होती जा रही है। धूल के बारे में माना जाता है कि वह जमीन से उठेगी, लेकिन अब यह आसमान से गिर रही है। जामकन गोनबो यह कहकर थोड़ी देर खामोश रहे, फिर थोड़ा गुस्से में आकर उन्होंने सवाल किया, क्या तुम देख रहे हो कि दुनिया कैसी होती जा रही है? अचानक बनी बोल पड़ा, मैंने गीला भैया से पूछा था, लेकिन उसे भी नहीं पता है कि यह सब क्या हो रहा है। अरे भाई, तुम उससे यह क्यों नहीं कह रहे हो कि वह बाहर आकर देखे? जब देखेगा तो उसे पता चल जाएगा। ठीक उसी समय आकाश में बादलों के गरजने की आवाज सुनाई दी। पहाड़ की तरफ तेज हवा के झोंके से पेड़ लगातार हिल रहे थे और आकाश से सूरज की जो किरणें आ रही थी वे लहरों की तरह कांपने लग रही थी। ऐसा लगा जैसे बादल की गरज का एनबो पर कुछ अचानक समझ लेने जैसा असर पड़ा। उसने कहा, हैरानी की बात है कि गेला की आंख में कोई बीमारी नहीं हुई। यह तो कमाल की बात है। अब अगर उस लड़के की आंखें भी खराब हो जाएंगी तब तो इस दुनिया में उसके जिंदा रहने का कोई रास्ता ही नहीं बचेगा। जामकन गोनबो ने एनबो को जवाब दिया। वैसे तो एनबो बहुत समझदार व्यक्ति माना जाता रहा है, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि वह भी उसी हवा में बह गया जिसमें गांव वाले बह रहे थे। उसने फिर जोर देकर कहा, तुम लोग खुद ही देखो कि केवल मेरी आंख खराब हुई,
यह कोई बड़ी बात नहीं है। इसके साथ ही वह लंबे डग भरते हुए गांव के चौक की तरफ बढ़ा, जिधर गेला और सांगदन अपने दरवाजे पर खड़े होकर सब कुछ देख रहे थे। आसमान में एक बार फिर बादलों के गरजने की आवाज गूंजी और फिर बारिश की मोटी बूंदें नीचे गिरने लगी। बारिश की बूंदें गांव के मकानों की छतों पर और जमीन पर गिर रही थी और उनके जोर से नीचे से धूल का बादल ऊपर उठ रहा था। इससे साफ पता चल रहा था कि पिछले 10 दिनों में आसमान से कितने बड़े पैमाने पर धूल नीचे जमीन पर गिर चुकी थी। एनबो बारिश की बूंदों को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था और उसे देखकर ऐसा महसूस हो रहा था कि अतल गहराइयों से कोई दानव ऊपर निकल आया हो। बारिश तेज होने लगी थी और धीरे धीरे इतनी तेज हो गई कि चौक के दूसरी तरफ खड़े लोग इस तरफ से अब नजर नहीं आ रहे थे। सांगदन अभी भी अपने दरवाजे पर खड़ी थी और अपनी आंखों पर जोर देकर वह एनबो को देख रही थी, जो बारिश के बीच से होता हुआ उसकी तरफ आ रहा था। सांगदन ने गेला के कंधे को हिलाया और चौक की ओर इशारा करते हुए कहा, उधर देखो। गेला ने जवाब दिया। बारिश ने धूल के स्वाद को खत्म कर दिया। नहीं, उस आदमी को देखो। ओह, बनी के पापा आ रहे हैं। सांगदन के मुंह से हल्की सी चीख निकली जिसमें प्रशंसा का भाव था। ओह माय गॉड, इतना सुंदर मर्द। उसकी आंखों में चमक आ गई और चहकती हुई थोड़ा आगे बढ़कर उसने उस दिशा में खुद को करके अपनी दोनों बाहें फैला दी जिधर से बारिश के बीच एनबो आ रहा था। वह ऐसी लग रही थी जैसे आसमान से तैरते हुए नीचे जमीन पर उतरी हो और उसकी भाव भंगिमा इतनी मादक थी जिसका सचमुच एनबो पर गजब का असर पड़ा। वह ठिठक कर अचानक रुक गया। उसके पैर इतनी तेजी से चलते चलते रुके कि उसका शरीर थोड़ा आगे की ओर झुक गया और फिर उसने खुद को संभाला। बारिश की बूंदें उसकी आंखों के सामने किसी पर्दे की तरह पड़ी थी और उस पर्दे के पीछे वह ठिठक कर खड़ा था। दोनों के बीच तेजी से बूंदें पड़ रही थी, लेकिन ये बूंदें समूचे गांव को भी तरबतर कर रही थी और अपने साथ शुष्क और दम घोटू धूल को बहा ले जा रही थी। गेला ने फिर कहा, माँ, वह बनी के बाबा हैं। सांगदन कुछ बुदबुदाई, लेकिन बहुत धीरे से। इतना आकर्षक आदमी, ओह कितना सुंदर नजर आ रहा है। दोस्तों, चीनी कहानी कार्यक्रम के अंतर्गत हम सुन रहे हैं आ लाई की रचना खोखला पहाड़ का पहला भाग, सब कुछ अस्त व्यस्त। एनबो ने जब देखा कि सांगदन उसे इतने मंत्रमुग्ध ढंग से देख रही है तो वह घबरा गया। उसके पैर आगे बढ़ने से इनकार करने लगे। यह देखकर गेला दौड़ता हुआ उसके पास पहुंचा और उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए कहा, अंकल, बारिश से बचने के लिए आप अंदर आ जाइए। नहीं, मैंने अपना इरादा बदल दिया है, एनबो ने जवाब दिया। फिर आप यहाँ किस लिए आए थे? गेला ने सवाल किया। एनबो की आंखों में कुछ अजीब सी हरकतें हुई जिसमें थोड़ा गुस्से का भाव था, लेकिन गेला बोलता ही रहा। बहुत सारे लोग माँ को देखने आते हैं, क्या आप भी उनमें से नहीं हैं? देखिए, वह चाहती है कि आप उसके पास जाएं। जल्दी करिए। नहीं गेला, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है। उसकी तरफ देखिए कि वह कैसे खड़ी है। क्या आप सभी एक जैसे नहीं हैं? जाइए जाइए, जल्दी कीजिए। एनबो ने गेला का कॉलर पकड़कर उसे अपनी आंखों के बराबर की ऊंचाई तक उठा लिया। ए छोकरे, मेरी बातों को ध्यान से सुन। तुम्हारे अंकल एनबो उन आदमियों की तरह नहीं है, और हाँ, तुम अपनी माँ के बारे में इस तरह की बातें नहीं कर सकते। अगर वह गलत है तो भी तुम ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि वह तुम्हारी माँ है। गेला ने एक क्षण भर के लिए अपने दुबले पतले पैरों को झटका, लेकिन कोई फायदा नहीं था। एनबो की जकड़ बेहद मजबूत थी। आकाश से पानी की बूंदें पीठ पर ऐसे गिर रही थी जैसे कोई कोड़े मार रहा हो। एनबो की आंखों की उग्रता अब शांत हो गई थी और वह बड़ी नरमी के साथ गेला से बात कर रहा था। उसने लगभग फुसफुसाते हुए उसे कहा, याद रखना कि कभी अपनी माँ के बारे में उस तरह बात नहीं करना जैसे और लोग करते हैं। अगर बारिश कुछ धीमी नहीं हुई होती तो एनबो ने अपनी यह बात इतने धीरे से कही थी कि गेला उसे सुन भी नहीं पाता। गेला के मन के अंदर की कठोरता भी अब नरमी में बदल गई थी। अंकल, मुझे नीचे उतारो। तुम्हें याद रहेगा जो मैंने कहा? हाँ, मैं याद रखूंगा। एनबो ने उसे नीचे खड़ा कर दिया। उसने तीखी निगाहों से सांगदन की तरफ देखा, जो अब धीरे धीरे चौखट के पीछे जा रही थी। एनबो ने गेला के सिर पर पड़ी पानी की बूंदों को अपनी विशाल हथेली से साफ किया और फिर वहाँ से रवाना हो गया। इस बीच अब कहा जा सकता था कि बारिश बंद हो चुकी थी। बारिश के रुकते ही सूरज की किरणें भी जमीन तक आ गई और मैदान में इकट्ठे पानी के छोटे छोटे कुंडों पर पड़ने लगी। एनबो ने चौक को पार किया जहाँ गाँव के लोग बैठे इंतजार कर रहे थे। क्या तुम उन लोगों से मिले? वहाँ मौजूद लोगों में से किसी ने सवाल किया। क्या यह सच है जो कुछ जेवरों के बारे में कहा जा रहा है? वे सब बड़े अव्वल किस्म के खिलाड़ी हैं, है ना? वहाँ बस एक ही व्यक्ति ऐसा था जिसकी जेवरों में कोई दिलचस्पी थी, और वह उसकी पत्नी थी जिसने सवाल किया, क्या तुमने सचमुच उन जेवरों को छुआ? जरा अपना हाथ तो दिखाओ। एनबो ने खिमचोक के आगे अपने दोनों हाथ कर दिए ताकि वह अच्छी तरह हाथों की जांच कर ले। वह हंसने लगा, लेकिन पूछे गए किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। उसने अपनी आंखें उठाई और चौक के दूसरी तरफ देखने लगा। सांगदन अभी भी वहीं खड़ी थी, लेकिन उसकी निगाहें सांगदन से नहीं मिली।
वह और ऊंचाई की तरफ देख रहा था और देख रहा था कि आबूताबी पहाड़ की चोटियों पर जमी बर्फ अभी तक पिघलनी शुरू नहीं हुई थी। और साथ ही वह उस इंद्रधनुष को देख रहा था जो बारिश रुकने के बाद अचानक आसमान में उभर आया था। और किसी ने भी इंद्रधनुष को नहीं देखा। किसी ने यह भी ध्यान नहीं दिया कि एनबो उनकी ओर नहीं बल्कि इंद्रधनुष की ओर देख रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि वे लोग अभी भी बड़ी बेसब्री से अपने सवालों के जवाब का इंतजार कर रहे थे। क्या तुमने देखा? क्या सचमुच उसके पास जेवर हैं? क्या वे बहुत ज्यादा हैं? वे बहुत उच्च कोटि के हैं, ऐसा ही है ना? एनबो ने बुदबुदाते हुए कहा। हाँ, बहुत ज्यादा है। उस औरत के पास इतना बड़ा खजाना है जिसकी तुम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। अभी भी लोगों की ओर से सवालों की बौछार लगी हुई थी। वे कैसे लगते हैं? क्या खूबसूरत हैं? बेहद खूबसूरत। एनबो ने जमीन की ओर अपनी निगाहें टिकाए हुए जवाब दिया। हाँ, इतने खूबसूरत, इंद्रधनुष से भी ज्यादा खूबसूरत। उनके संदेहों की पुष्टि हो गई थी और अब वे और भी ज्यादा चिंतित नजर आ रहे थे। वे अब जांगकन गोबो की ओर मुखातिब हुए। माननीय लामा, यह सही है, उसके पास सचमुच बहुत सारे जेवर हैं। इससे हमारे ऊपर मुसीबत आ सकती है। जवाब में लामा के चेहरे पर एक चौड़ी मुस्कान बिखर गई। उन्होंने कहा, जहाँ भी जेवरात इकट्ठे हैं वह स्थान निश्चित रूप से ऐसा है जिसे ईश्वर ने अकेला नहीं छोड़ा है। लेकिन 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 आपको कुछ और सोचना होगा। आप हमें इस बात के लिए नहीं छोड़ सकते हैं कि एक बार फिर हमारी आंखें खराब हो जाए। डॉक्टर ने तुम लोगों की आंखों का अच्छी तरह इलाज कर दिया है, लामा ने जवाब दिया। लामा को आसानी से बहकाया नहीं जा सकता था। लेकिन आपको कैसे यह पता कि फिर आंखों की बीमारी नहीं होगी? यह देखते हुए कि इन लोगों को कुछ देना ही होगा, जामकन गोनबो ने पीले कपड़े का एक टुकड़ा निकाला जिसमें कुछ समय पहले तक वह अपने धर्म ग्रंथों को लपेट कर रखता था। उसने उस कपड़े को मोड़कर एक थैले का रूप दिया और वहाँ मौजूद लोगों से कहा कि अगर इसे वे लोग सांगन के जेवर वाले थैले के चारों तरफ लपेट देंगे तो उन्हें कोई डर नहीं होगा। लामा ने यह भी कहा, बेशक मैं इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि अगर तुम में से किसी का हाथ उस जेवर से छू गया तो क्या नतीजा होगा। भीड़ ने तुरंत लामा की बातों के जवाब में यह आश्वासन दिया कि किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि उस चीज को वह स्पर्श करे जिसे देखना भी मना हो। अभी उन्होंने अपनी बात खत्म नहीं की थी कि जामकन गोनबो ने उन्हें सोचने के लिए कुछ और मसाला दे दिया। तुम्हारा कहना सही है, लेकिन अगर तुम उसे न देखो तो भी यह कैसे कहा जा सकता है कि अपनी सोच के जरिए तुम उन जेवरों को स्पर्श नहीं करोगे। ऐसी हालत में क्या होगा? भीड़ ने बेचैनी से सवाल किया। जामकन गोनबो ने बेहतर गंभीर होकर जवाब दिया, बहुत संभव है कि उसके बारे में जरूरत से ज्यादा सोचने से समस्याएं पैदा हो जाएं, क्योंकि सोचने और बोलने के बीच एक संबंध है जो बहुत गहरा है। भीड़ ने ठंडी सांस ली और कहा, हे भगवान। दोस्तों, चीनी कहानी कार्यक्रम के अंतर्गत हम सुन रहे हैं आ लाई की रचना खोखला पहाड़ का पहला भाग, सब कुछ अस्त व्यस्त। सांगदन और गेला की वापसी के वर्ष को ची गांव की बेहद महत्वपूर्ण घटना के रूप में पुस्तकों में दर्ज किया गया। गांव के मौखिक इतिहास के अनुसार उस वर्ष को लोग राजमार्ग या बड़ी सड़क वाले वर्ष के रूप में भी याद करते थे। कुछ ऐसे लोग भी थे जो उस वर्ष को मोटर गाड़ियों वाले वर्ष के रूप में याद रखना चाहते थे, लेकिन ज्यादातर लोगों की राय थी कि उसे बड़ी सड़क वाला साल कहना ही ज्यादा दुरुस्त होगा। इसकी वजह यह थी कि उस साल बसंत आने ही वाला था कि पहाड़ों में रास्ता बनाने के लिए डायनामाइट के धमाकों से सारा इलाका दहल गया। गांव की तरफ धीरे धीरे बढ़ती हुई सड़क एक उप सड़क थी जो मुख्य राजमार्ग से निकलकर आती थी। उस राजमार्ग को आमतौर पर लोग छंग आ हाईवे के नाम से जानते थे। गांव को छूने वाली सड़क पर जब ट्रकों का पहला काफला खड़खड़ाता हुआ आया, उस समय तक सर्दियां शुरू हो गई थी। इसलिए उस वर्ष को मोटर गाड़ियों का वर्ष कहना शायद जरूरत से ज्यादा सरलीकरण करना होगा। जैसे जैसे पहाड़ों में विस्फोट की रफ्तार तेज होती गई, गांव वालों के अंदर उत्तेजना भी उसी अनुपात में बढ़ती गई और ऐसा लगता था जैसे कुछ ही दिनों के अंदर हर आदमी अपनी कार में इस सड़क से गुजरने लगेगा। कुछ लोगों को ऐसा लगने लगा था कि मोटर गाड़ियों के आने से एक नए युग की शुरुआत हो जाएगी, जो पहले ही शुरू होने की घोषणा की जा चुकी थी। इस शुरुआत को लोग समाज का अभूतपूर्व रूपांतरण मान रहे थे। ऐसे समाज में प्रवेश की कल्पना कर रहे थे जिसमें सभी लोग समृद्ध और खुशहाल हो जाएंगे। गांव की प्रोडक्शन टीम के नेतृत्व में काम करने वालों के दस्ते तैयार हुए थे, जो सड़क निर्माण परियोजना में अपना श्रम दे रहे थे। इस दस्ते में जिन युवा रंगरूटों को शामिल किया गया था, वे पहले दिन खूब सज धज कर इस तरह वहां पहुंचे जैसे वे किसी पास के कस्बे में सैर करने जा रहे हों, जबकि सच्चाई यह थी कि उन्हें एक निर्माण स्थल पर जाकर काम करना था। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, बेहतर होगा कि थोड़ा ची गांव की भौगोलिक स्थिति पर भी नजर दौड़ा लें।
ची गांव के अंदर के दायरे में 2 कस्बे थे। पहला श्वाचिंग्स, जो गांव से 10 मील की दूरी पर था। दूसरा कस्बा सुओमो था, जो ची गांव के दायरे में ही आता था, लेकिन उसकी भी दूरी 16 मील थी। सुओमो में ही ची गांव के सामुदायिक संगठन का केंद्र था, जहां से वह आसपास के इलाकों की निगरानी करता था। गांव वालों को जब भी शहर जाने की जरूरत पड़ी तो अक्सर वे श्वाचिंग्स ही जाते, क्योंकि यह न केवल सुओमो के मुकाबले नजदीक पड़ता था, बल्कि बड़ा कस्बा भी था। इस कस्बे को पसंद करने के पीछे एक वजह यह भी थी कि कस्बे के बाहरी छोर पर एक मंदिर था, जहां बहुत पहले से गांव के लोग पूजा पाठ करने जाया करते थे। दोनों कस्बों के बीच एक नदी थी और फिर एक सड़क थी, लेकिन ची गांव से इन दोनों कस्बों में से किसी एक में जाने के लिए गांव वालों को पहले नदी से गुजरना पड़ता था और फिर वे सड़क पर पहुंच पाते। सड़क पर पहुंचने के बाद उन्हें जिन कस्बे की ओर मुड़ना होता था, उसके हिसाब से वे दाएं अथवा बाएं मुड़ते। लेकिन अब सारी चीजें बदल रही थी। नदी से लगी जो सड़क थी, उसकी एक शाखा ची गांव तक पहुंच रही थी और इसी के साथ खामोश पहाड़ों को डायनामाइट के धमाके लगातार हिला रहे थे। हर नए विस्फोट के बाद आकाश की ओर गर्द का एक घना गुब्बार उठता। इसे गांव वाले दूर से देखते और पहाड़ से सटे जंगलों में रहने वाले छोटे बड़े जानवर भी जंगलों से बाहर निकलकर धूल के इस गुब्बार को बड़े कौतूहल के साथ देखते और फिर जल्दी ही तितर बितर हो जाते। जिस पहाड़ की गोद में ची गांव बसा हुआ था, उसके आसपास रहने वाले जानवर इन विस्फोटों के प्रति बहुत संवेदनशील थे। जैसे ही विस्फोट का धमाका सुनाई देता, अचानक बंदर, हिरण, जंगली सुअर, पहाड़ी बकरियां और कभी-कभी भालू और भेड़िए भी जंगलों से निकलकर दूर पहाड़ी पर खड़े हो जाते और अलग अलग जगहों से इस विचित्र दृश्य को देखते रहते। पेड़ों पर अपना कान खुजाते बंदरों को और लंबी घास के बीच हिरणों को आप देख सकते थे, जो अपनी नाजुक गर्दन उठाए हैरानी के साथ सारा दृश्य देखते रहते थे। बस महज चट्टान पर बसेरा बनाए भालुओं पर कुछ खास असर नहीं पड़ता और वे बड़े आलस्य भाव से पड़े रहते। दोस्तों, चीनी कहानी कार्यक्रम के अंतर्गत हम सुन रहे हैं आलाई की रचना खोखला पहाड़ का पहला भाग, सब कुछ अस्त व्यस्त। ये जो सारी गतिविधियां हो रही थी, उनसे जब जानवरों के अंदर इतनी बेचैनी थी, तो कल्पना की जा सकती है कि मनुष्यों के अंदर कितनी उत्तेजना रही होगी। इन लोगों से बार बार यह कहा जाता था कि समुदाय की तरफ से किया जाने वाला इस तरह का हर प्रयास समृद्धि और खुशहाली के नए जीवन के आगमन का प्रमाण या लक्षण है। ये बातें उस दिन से ही की जा रही थी जब से यहाँ कम्यून की स्थापना हुई, और इस कथन को कभी भी रोका नहीं गया। जब गांव के चौक में पहली बार टायरों वाली घोड़ा गाड़ी आई, उस समय भी यही कहा गया था। और जब एक दूसरी घोड़ा गाड़ी पर एक नौजवान हान अध्यापक ची गांव में पहुंचा, तब भी वही बात दोहराई गई थी। इतना ही नहीं, जब गांव में पहली बार टेलीफोन लाइन बिछाई गई, तब भी कहा गया कि बस अब तो सुख और समृद्धि के दिन आ ही गए हैं। प्रसंगवश बता दूं कि यद्यपि टेलीफोन की वह लाइन बहुत लंबी थी, लेकिन गांव में एक ही टेलीफोन लग सका, और वह भी कम्यून प्रोडक्शन ब्रिगेड के शाखा सचिव के मकान में। जब यह नया टेलीफोन आया तो उसका उसी तरह स्वागत किया गया जैसा अतीत में बोधिसत्व की मूर्तियों का किया जाता था। टेलीफोन के चारों तरफ लाल मखमल का एक पट्टा बांधा गया। शाखा सचिव इस खूबसूरत फोन को हमेशा अपने करीब रखता था और तभी इसके प्लग को बिजली के तार से जोड़ता था जब उसे इसका इस्तेमाल करने की जरूरत महसूस होती थी। टेलीफोन को आए 2 साल से ज्यादा बीत चुके थे, लेकिन शाखा सचिव को छोड़कर गांव के शायद ही किसी व्यक्ति ने इसका कभी इस्तेमाल किया हो। इसकी एक वजह तो यह थी कि गांव में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जिसे किसी और जगह ऐसे व्यक्ति के पास संदेश देना हो जिसके पास टेलीफोन हो। वैसे भी ची गांव में अभी भी खबरें एक मुंह से दूसरे कान तक सफर करती थी। दरअसल इस फोन का इस्तेमाल उसी समय होता था जब कभी कभार कम्यून से कोई फोन यह बताने के लिए आ जाता था कि गांव के अमुक कार्यकर्ता को मीटिंग के लिए भेज दिया जाए। 2 वर्षों के दौरान केवल 2 मौके ऐसे थे जब इस टेलीफोन के जरिए ऐसी खबर आई जिसका संबंध किसी मीटिंग से नहीं था। एक बार तो प्राइमरी स्कूल के युवा अध्यापक को यह जानकारी देने के लिए फोन आया था कि उसके घर में कुछ गड़बड़ हो गया है। इसके बाद वह नौजवान 1 महीने के लिए अपने गांव चला गया। जब वह गांव से लौटा तो पहले से भी ज्यादा दुबला हो गया था। पता चला कि उसकी मां ने, जो श्वाचिंग्स कस्बे से भी बड़े कस्बे में अध्यापिका थी, आत्महत्या कर ली थी। दूसरी बार तब फोन आया जब गांव वालों को यह जानकारी देनी थी कि ताइवान के कुछ जासूस आसपास कहीं छिपे हुए हैं। इस खबर के बाद गांव का हर व्यक्ति जो पहाड़ तक जाने में सक्षम था, जासूसों की तलाश में जुट गया, लेकिन अंत तक एक भी जासूस पकड़ में नहीं आया। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी, आलाई की रचना खोखला पहाड़, जो कि तिब्बत के पहाड़ी इलाके में बसे एक गांव की कहानी है। यह चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। अब शुरू होता है पश्चिम की तीर्थ यात्रा महासागर का समय।
नमस्कार दोस्तों, पश्चिम की तीर्थ यात्रा सुप्रसिद्ध चीनी उपन्यास लेकर हाजिर हूँ मैं श्री शर्मा। आज की कहानी इस प्रकार है। दोस्तों, अब तक आपने कहानी में सुना कि वानर सांचांग को बताता है कि यह कोई स्त्री नहीं या फिर यह कोई युवती नहीं बल्कि युवती के रूप में पिशाचनी है। पहले तो सांचांग उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता, लेकिन बाद में वानर उसे भरोसा दिला ही देता है। उसके बाद वानर के कहने पर सांचांग, भिक्षु, रेतात्मा और शूकर उसका पात्र आकर देखते हैं तो उसमें खाना वाना कुछ नहीं होता और उसका छल कपट बिल्कुल सामने आ जाता है। लेकिन क्रोध में फट पड़ रहे शूकर को अभी भी विश्वास नहीं हो पा रहा होता। चलिए दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं कहानी में आगे क्या हुआ। शूकर जानबूझकर झगड़ा कराने के उद्देश्य से बोल उठा, गुरुदेव, यह कन्या तो एक स्थानीय ग्राम वधू थी जिसकी भोजन ले जाते समय हमने अनायास ही भेंट कर ली। हमें यह विश्वास कर लेने का कोई कारण नहीं है कि वह कोई दुष्ट आत्मा थी। बड़े भाई ने भ्रमवश उस पर दंड वार कर उसकी हत्या कर दी। अब उन्होंने ही इस भोजन को जादू से इन घिनौने जानवरों में बदल दिया है, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं आप संकर्षण पट मंत्र का पाठ न कर दें। उन्होंने आपको मूर्ख बनाकर मंत्र पाठ करने से रोक दिया है। शूकर की बातों पर विश्वास कर लेने से सांचांग की आंखों पर दोबारा पर्दा पड़ गया। उसने हाथ हिलाकर जादू की सृष्टि करते हुए मंत्र का पाठ शुरू कर दिया। पाठ बंद कर दीजिए, कृपया तुरंत पाठ बंद कर दीजिए। दर्द से मेरा सिर फटे जा रहा है। बहुत दर्द हो रहा है। चाहे तो आप मुझे अपनी सेवा से आजाद कर दीजिए, लेकिन दया करके ये पाठ बंद कर दीजिए। सांचांग बोला, अब मुझे तुमसे और कुछ नहीं कहना। धर्मनिष्ठ व्यक्ति को तो हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। उसके विचार हमेशा पवित्र होने चाहिए। फर्श साफ करते समय कहीं तुमसे कोई चींटी न मर जाए, इसके लिए भी बहुत सावधान रहना चाहिए। कीट पतंगों की जान की रक्षा करने के लिए दीपक पर भी एक पारदर्शी कपड़ा लगा देना चाहिए। तुम लोगों की हत्या किस लिए करते रहते हो? अगर तुम इसी तरह निरपराधों को मारते रहोगे तो तुम्हें धर्म ग्रंथ लाने का कोई फायदा नहीं होगा। तुम वापस लौट जाओ। वानर ने पूछा, मैं वापस कहाँ जाऊँ? सांचांग बोला, अब मैं तुम्हें अपना शिष्य बनाए नहीं रख सकता। वानर बोला, अगर आपने मुझे अपना शिष्य नहीं बनाए रखा तो मुझे डर है कि कहीं आप कभी भी पश्चिमी स्वर्ग नहीं पहुंच पाएंगे। सांचांग ने जवाब दिया, मेरा भाग्य स्वर्ग के हाथ है। अगर मेरे भाग्य में किसी दुष्ट आत्मा का खाना बनना लिखा है तो वह मुझे जरूर पकड़ लेगा। उससे बच निकलना मेरे लिए संभव ही नहीं होगा। लेकिन अगर किसी का ग्रास न बनना हुआ तो क्या तुम मेरे जीवन की अवधि बढ़ा सकोगे? जाओ, तुम यहाँ से तुरंत चले जाओ। वानर कहने लगा, अगर जाना ही पड़ गया तो मैं चला जाऊंगा, लेकिन मैं आपकी कृपा से कभी ऋण होकर नहीं जा सकूंगा। सांचांग ने पूछा, मैंने तुम पर कब कौन सी कृपा की है? वानर घुटनों के बल बैठकर प्रणाम करता कहने लगा, स्वर्ग प्रासाद नष्ट कर डालने के बाद मेरी स्थिति बहुत मुश्किल हो गई थी। बुद्ध ने मुझे द्विसीम पर्वत के तले कुचल देने का आदेश दे दिया था। मेरे सौभाग्य से बोधिसत्व क्वानिन ने मुझे धर्म दीक्षा की शपथ दिलाई और गुरुदेव, आपने मेरा वहाँ से उद्धार किया। इसलिए अगर अब यदि मैं आपके साथ पश्चिमी स्वर्ग नहीं जाता तो मेरी स्थिति उस नीच व्यक्ति के जैसी हो जाएगी जो कृपा के बदले कृतज्ञता नहीं करता और जिसका नाम हमेशा हमेशा के लिए अभिशापित हो जाता है। सांचांग तो दयालु और पुण्यात्मा भिक्षु था। वानर की इस कातर प्रार्थना से द्रवित होकर वह बोला, तुम्हारे कहने को ध्यान में रखकर इस बार मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ, लेकिन आगे से तुम कभी ऐसा अशोभनीय अशिष्ट आचरण मत करना। अगर तुमने फिर कभी दुष्टता की तो मैं 20 बार उस मंत्र का पाठ कर दूंगा। वानर ने जवाब दिया, 20 नहीं 30 बार कर दीजिएगा। अब मैं किसी पर वार नहीं करूंगा। यह कहकर उसने सांचांग को घोड़े पर बैठने में सहारा दिया और चुनकर लाए गए आड़ुओं में से कुछ उसको निवेदित कर दिए। थोड़े आड़ू खा लेने से थांग भिक्षु की भूख शांत हो गई। वानर के लौह दंड से अपनी रक्षा कर वह दुष्ट आत्मा आसमान में ऊपर उड़ गया था। मेघों के बीच मौन क्रोध में भरा दांत पीसता हुआ वह वानर के बारे में सोचे चला जा रहा था। अब मुझे पता चल गया है कि मैं सालों से उसकी जिन इंद्रजालिक शक्तियों का बखान सुनता जा रहा था वे कितनी सच्ची हैं। थांग भिक्षु मेरा असली रूप पहचान नहीं सका था। वह तो मेरे जरिए भोजन को खा ही लेता। मेरे पात्र में क्या भरा है यह देखने के लिए अगर वह जरा सा भी झुक गया होता तो मैं उसे पकड़ ही लेता, तब वह मेरे वश में आ जाता। लेकिन उसी समय वानर ने वहां पहुंचकर सारी की सारी योजना चौपट कर दी। उसने तो मुझे अपने लौहदंड से करीब करीब खत्म ही कर दिया था। अब अगर मैंने उस भिक्षु को जिंदा छोड़ दिया तो मेरी सारी की सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। मैं दूसरी बार फिर अपने कपट जाल में फंसाने की कोशिश जरूर करूंगा। भाव्य दुष्ट आत्मा ने अपना ऋणात्मक मेघ नीचे उतार लिया और खुद को झटका देकर एक 80 साल की वृद्धा में बदल लिया। वह अपने मुड़े हत्थे वाले बांस की लाठी के सहारे चलते बड़बड़ा रही थी और बीच बीच में रोने लग जाती थी। उसे देखकर डर कर शूकर कहने लगा, गुरुदेव यह तो बहुत ही भयंकर बात हो गई। अब उस युवती की माँ उसे ढूंढ रही है। थांग भिक्षु ने पूछा, किसकी? शूकर बोला, बड़े भाई ने जिस कन्या को मार दिया ये जरूर उसी की माँ होगी। वानर ने झिड़का,
फालतू की बातें मत करो। वह लड़की केवल 18 वर्ष की थी और यह बूढ़ी औरत 80 साल की है। भला 60 से ज्यादा आयु में इसने किसी पुत्री को जन्म कैसे दिया होगा? ये जरूर ही कोई कपटी है। मैं जाकर उसे देख आता हूँ। भव्य वानर उसे देखने के लिए जल्दी ही उसके पास चला गया। यह पता हो जाने पर कि वृद्धा भी कोई दुष्ट आत्मा ही थी, वानर ने उससे तर्क वितर्क किए बिना ही अपना लोहदंड उठाकर उसके सिर पर दे मारा। वार को अपनी ओर आते देख दुष्ट आत्मा ने खुद को दोबारा संवरित कर लिया और फिर से अपना सार तत्व देह से बाहर निकाल लिया। उसकी कपट देह रास्ते पर पसरी पड़ी रही। डर के मारे सांचांग घोड़े से नीचे गिर रास्ते के किनारे पड़ा 20 बार संकर्षण पट मंत्र का पाठ करने लगा। बेचारे वानर का सिर संकुचित होकर क्षीण कटी कुष्मांड सा दिखने लग गया। उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। पृथ्वी पर रेंगता वह सांचांग के पास जाकर कातर सुर में प्रार्थना करने लगा। बंद कीजिए गुरुदेव, मंत्र पाठ बंद कीजिए। आपको जितना भी बुरा भला कहना है मुझे कह लीजिए। सांचांग ने जवाब दिया, मुझे अब और कुछ नहीं कहना। भिक्षु अगर सत्कर्म करता रहे तो कभी नर्क में नहीं पड़ सकता। मेरे उपदेशों के बाद भी तुम अभी तक हत्याएं किए चले जा रहे हो। तुम्हें हत्या करने की हिम्मत कैसे हो जाती है? अभी अभी एक की हत्या कर चुके थे और अब तुमने दूसरी हत्या भी कर दी। ये तो सचमुच बहुत बड़ा क्रूर कर्म है। वानर बोला, वह एक दुष्ट आत्मा थी। निपुच्च वानर, तू फालतू की बात कर रहा है। इतनी अधिक दुष्ट आत्माओं का होना संभव ही नहीं है। तुझे अपने सुधार की लेश मात्र इच्छा नहीं है। तू तो एक सुनियोजित हत्यारा है। जा निकल यहाँ से, जल्दी चला जा। वानर बोला, गुरुदेव क्या आप मुझे फिर से निकाल रहे हैं? ठीक है, अगर जाना ही पड़ा तो मैं चला जाऊंगा, लेकिन आपकी एक बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हो सकूंगा। सांचांग ने पूछा, किस बात से? शुकर बीच में ही बोल उठा, गुरुदेव जरूर ही यह किसी सामान को बांटना चाहता होगा। कई सालों से आपके साथ भिक्षु बना रहा है, लेकिन अभी तक आपने इसको कोई अच्छा सा पुरस्कार तक नहीं दिया है। आप इसे खाली हाथों तो यहाँ से भिजवा नहीं सकते। अच्छा होगा अगर आप इस गठरी में से इसे कोई फटा पुराना लहंगा और टूटी सी टोपी दे दें। शुकर की इस बात पर प्रचंड रोष में भरा वानर उछल पड़ा और कहने लगा, अरे ओ लंबी टूटने वाले मंदबुद्धि, तुझसे तो मैं बाद में निपट लूंगा। मैं सच्चा बौद्ध हूँ, मुझ में लालच और स्पृहा का कोई अंश नहीं है। सांचांग बोला, अगर तुझमें लालच और ना ही छिपा है तो फिर तू चला क्यों नहीं जाता? वानर ने जवाब दिया, गुरुदेव मैं आपसे सच्चे मन से कह रहा हूँ कि 500 साल पहले पुष्पफल पर्वत की जलपट गुफा में रहते समय मैं सभी उदात्त चरित्र वाले व्यक्तियों से परिचित था। उस समय मैंने बाकी 72 दानव राजाओं को अपने वश में कर लिया था। 43,000 छोटे दानव भी मेरे अधीन रहा करते थे। उन दिनों मैं स्वर्ण मुकुट और सर्वोत्कृष्ट जेड की कमरपेटी वाला पीला वस्त्र धारण किए रहता था। मेरे पाँवों में मेघचारी पदत्राण और हाथ में स्वर्ण पट मंडित यह स्वेच्छाचारी लोहदंड रहा करता था। तब मैं भी वास्तव में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हुआ करता था, लेकिन संबोधि प्राप्त कर अपने पापों को स्वीकार कर मस्तक मुंडित करवाकर मैंने आपका शिष्यत्व ग्रहण कर बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। अब अगर मैं अपने मस्तक पर जड़ा यह स्वर्ण पट लिए वापस चला जाऊंगा तो मैं अपने मित्रों को क्या मुंह दिखाऊंगा? इसलिए गुरुदेव अब अगर आप मेरी आवश्यकता अनुभव नहीं करते हो तो कृपया विकर्षण पट मंत्र का पाठ कर दें ताकि मैं इस पट को खोलकर आपको दे सकूं। अगर इसे किसी अन्य व्यक्ति के सिर पर रखना चाहें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। मैं इतने लंबे समय तक आपका शिष्य रहा हूँ, आपसे इतनी सी कृपा की आशा तो कर ही सकता हूँ। सांचांग यह सुनकर स्तंभित रह गया। वह बोला, वानर बोधिसत्व ने मुझे गुप्त रूप से संकर्षण पट मंत्र तो सिखा दिया था, लेकिन विकर्षण पट मंत्र नहीं सिखाया। वानर ने जवाब दिया, तब तो आपको मुझे अपने साथ ही ले चलना पड़ेगा। बाकी कोई रास्ता न देखकर सांचांग ने कहा, तो फिर उठ, मैं केवल इस बार तुझे माफ कर रहा हूँ। आगे अगर तूने कभी भी कोई हत्या की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वानर ने वचन दिया, नहीं करूँगा, बिल्कुल नहीं करूँगा। फिर उसने गुरुदेव को घोड़े पर चढ़ने में मदद की और आगे आगे चलने लगा। वह दुष्टात्मा वानर द्वारा दूसरी बार वार किए जाने पर भी मरा नहीं था। अब वह आकाश के बीचों बीच उड़ता हुआ वानर की सराहना किए जा रहा था। कितना भव्य है यह वानर राज, कितनी तेज है इसकी नजर। उसने मेरे दोनों रूपांतरणों को तुरंत ही पहचान लिया। ये भिक्षु तो सच में जल्दी चले जा रहे हैं। अगर ये लोग 15 कोस और यात्रा कर इस पर्वत के पार चले गए तो मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर हो जाएंगे।
点击，让新闻更有趣。2020年米兰科尔蒂纳冬奥会和东京奥会的吉祥物白釉姐弟蒂娜和米罗，在造型设计上一个白色为主，一个棕色毛发。这一白一棕的设计来源于白釉在自然界当中随季节变化毛色的特征。吉祥物被设定为是一对姐弟，但是在真实的自然环境当中，白釉也会结伴生活吗？弟弟米罗的口头禅是障碍就是弹簧房，可以理解是把障碍当作是跳跃的机会，体现了他灵活又乐观的性格。他的跳跃能力真的非常突出吗？这位高能耗的小型动物，它是不是需要频繁进食来维持消耗？同样是幼科的动物，平头哥以勇猛刚硬出名，那么白鼬在面对天敌的时候，是不是也会出现冲突呢？我们一起来听上海自然博物馆研究员何鑫的解读。这次吉祥物的原型是什么？我们说呢，这次这个冬奥会呢，其实很有特色，因为它反映的是这个欧洲地区其实很有代表性的，尤其是我们说这个阿尔卑斯山地相对来说还是能够看到的那个野生动物，也就是这个白鼬，这个也是很有趣，因为我们知道呢，很多的这个幼科动物，包括我们身边其实能看到像黄鼠狼，但大多数情况下呢，其实颜色呢是比较均匀的，也就是说一年四季呢，其实都是这个一个色系，它就有比较明显的这个颜色的毛这样的一种习性，也就是说呢，在冬天的时候它会偏白色，在夏天的时候偏这种浅棕色、浅黄色，这会儿是白色，它正好符合冬奥会的这样的一个主题。白鼬不算是意大利或者阿尔卑斯山区的物种，因为这个物种呢，其实分布区还是比较广的，包括在整个欧洲的山地地区吧，不仅仅是欧洲，从这个西欧到东欧都有分布。现实生活中，白鼬会结伴生活吗？幼科动物通常情况下，它们不太会集群生活，除了少数的这个幼科动物，白鼬通常情况下还是以单独为个体生活的。那除非是在繁殖期，比如说这个雌性和雄性会有一起生活的这样一段时间，但是其他情况下基本上都是独立生存的。在真实的自然环境中，白鼬的跳跃能力算突出的吗？跳跃能力其实我觉得只是相对强嘛。我们说这个跳跃如果我们这种像你比如说我们说幼科和猫科相比，那肯定还是猫科动物的跳跃能力更强。如果是按等比例来说的话，那其实幼科动物的这个跳跃身体的长度相比，其实也不算特别突出。但是呢，在人看起来，我们说这些小型的幼科动物确实给人一种奔跑速度很快，跳跃能力也不错，然后这个行动敏捷这样的一个特点。因为相对于这个猫科动物而言的话，幼科动物它的捕食可能更多的会采取高速伏击，包括快速奔跑、钻障碍物、钻洞这样的一些习性，从而去捕食符合它们身体大小的一些猎食动物。可能它还真不像这些小型猫科动物，它可能会有这种静止然后在突然袭击这种状态。幼科呢，可能更多就是不断的追逐，然后在追逐过程之中呢，它可能会有很多的跳跃动作，所以呢，也给人类带来了这样的一个灵感吧。我觉得这可能是借鉴到我们吉祥物的设计之中。白鼬在野外主要吃什么？通常来说呢，我们说幼科动物呢是以猎食为维持。这个啮齿类动物呢，它当然能够去涵盖比如说我们说真正的狭义的这个啮齿类，也就是我们说的啮齿目的动物，包括不同的这种鼠类。除此之外呢，广义的我们说啮齿动物呢，其实还包含了这个兔形目的动物，也就是包括兔子和鼠兔在内。但是对于欧洲地区而言，因为它的鼠科的动物呢没有，所以呢只剩下兔形目的兔科动物，以及我们说各种属于啮齿目的这个鼠科，以及包括金兔科等等，其实很多的这些。这个范围之内，那通常情况下呢，其实它可能还是会偏向于捕食与自己身体大小相似，或者说比自己身体体型更小的这个鼠类，可能是更方便的。因为我们知道，像幼科动物它刻画成比较细长的这种身形，其实也是为了方便能够在洞穴之中、河缝之中去追逐这个鼠类的。但是呢，确实也有偶尔的情况，你说这个体型比较大的这个像欧洲生活的其他的一些野兔，可能也会在这个偶尔一个捕猎的名单之上，甚至呢，可能有些鸟类也在它的名单之上，但是这肯定不一定是它的最主要的食物来源。作为一种高耗能小型动物，白鼬得不停地吃东西吗？高耗能呢，在科学上呢，我们会说这个小型动物呢，新陈代谢呢相对会比较旺盛，因为应该这样去理解，就是我们从物理学的角度，体型小，那你要维持自己身体的体温的这个表面积，其实就相对会大。你如果体型更大，你维持自己身体的这样的一个表面积，其实会相对变小。所以呢，对于很多的这种小型动物而言的话，那我就是一个相对高耗能的。这个耗能呢，指代的是我需要去更多更快的去进食，才能够弥补我在这个生活和运动之中所消耗的这个热量。所以呢，包括我们比较经典的小型的这个活动，比如像骑兵，它就得不断的吃东西。更大就是你像这个大象或者鲸类，当然也需要不断的吃，但是它不是说这个一天到晚不断的20小时不断的要进食。所以呢，对于这个小型的幼科动物，你比如说像白鼬这么大的一个体型的话，那你要维持自己的这个生存，那确实需要不断的去捕猎小型的啮齿类动物，使自己的体温也需要一个正常水平。白鼬会占据鼠类的洞穴来休息，它为什么自己不挖洞？相对而言的话，我们说这个幼科动物它其实挖掘能力，尤其是以这个幼鼠它的挖掘能力其实不是特别强。但是在自然界之中呢，包括这个老鼠，通常来说的这个鼠类，包括熊鼠，它们其实呢挖掘能力还是比较强的。所以呢，很多动物在自然界中也都是我们说能利用自然空间里的这些洞穴或者缝隙，它就利用。对于这个白鼬而言，如果能够在自然环境中发现这个鼠类的这个洞穴，如果正好里面还有鼠类，我一边吃我们就利用。没有洞穴会更容易被天敌发现吗？对于白鼬而言的话，那这种小型幼科动物，它的天敌可能是天空中的一些猛禽，或者呢地面上可能会有。दोस्तों आज है 8 फरवरी 2026 और शाम के 7:27 हो चुके हैं
अभी आपने चाइना रेडियो इंटरनेशनल हिंदी का प्रसारण सुना 9450 किलोहर्ट्ज़ पर, शॉर्ट वेव 31 मीटर बैंड। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसी तरह आने वाली वीडियो की जानकारी आपको आगे भी मिलती रहेगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।